हाँ फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, चलो नाउ अभी इस चैप्टर का पहले आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। रिगार्डिंग दिस अपन ने ऑलरेडी पहले चैप्टर में डिस्कशन किया है, करेक्ट ना। अपन ने फाइनेंस के फंक्शंस पढ़े थे, तीन या मेजर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद फिनेंसिंग डिसीजन एंड तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, करेक्ट ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसा मैंने आपको चैप्टर 1 में डायग्राम बना के दिया है। चाहिए तो नोटबुक आपके पास है, एक बार देख लेना। सो तीन डिसीजन में से दो जो डिसीजन है उसका डिस्कशन हो चुका है। पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके लिए अपन ने कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ लिया है। दूसरा था फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके लिए अपन ने इसके पहले का कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 4 पढ़ लिया है। एंड तीसरा था डिविडेंड डिसीजन, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर्स, उनको अपने को रिटर्न्स देने चाहिए, करेक्ट ना। तो ये डिविडेंड डिसीजन कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहता है, ये अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन कितना डिविडेंड देना है, कितना नहीं देना है, ये अपने को पढ़ना है। और तीसरा आपको पढ़ना है कि ये डिविडेंड अगर आप देते हो तो फर्म के वैल्यू पे इम्पैक्ट क्या होता है, करेक्ट ना। तो कुछ कंपनी डिविडेंड देंगी, कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, तो उसका फर्म के वैल्यू पे इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, ये सब अपने को यहाँ पे पढ़ना है। प्लस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थेरीज है। तीन मॉडल यहाँ पे दिए हैं, एक वॉल्टर मॉडल, दूसरा जॉर्डन एंड तीसरा MM मॉडल, वही मोडिग्लिनी एंड मिलर जो अपन ने पहले पढ़ा था। तो ये तीन मॉडल के हिसाब से अपन चेक करेंगे कि ये अगर अपन डिविडेंड देते हैं या नहीं देते हैं तो आपके शेयर्स के प्राइस पे इम्पैक्ट क्या होगा और वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि शेयर्स का प्राइस चेंज हो गया तो वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज होगा। याद करो अपन ने पढ़ा था वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है, चैप्टर 1, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो अगर ये मार्केट वैल्यू चेंज हो गया तो फर्म पे वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द इंडेक्स एंड उसके पेज नंबर है, सब पेज नंबर कि कहाँ कहाँ पे अपन ने क्या क्या दिया है। सो टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, थेरीज ऑफ डिविडेंड, करेक्ट ना। तो ये एंड लास्ट में MCQs। तो ऐसे अपन धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आगाज मैंने पहले चैप्टर में ही किया था, बस वहाँ पे खाली बेसिक डिस्कशन हुआ था। तो वो जो डिसीजन लेते हैं कंपनी डिविडेंड डिसीजन, उसमें सभी चीज़ें अपन अभी कंसिडर करेंगे, थेरी प्लस न्यूमेरिकल। चलो आइए बढ़ते आगे। देखो क्या लिखा है, द डिविडेंड पॉलिसी इज अ फाइनेंशियल डिसीजन दैट रिफर्स टू proportion of firms earning to be paid to the shareholder, proportion of firms earning to be paid to the shareholder। यहाँ पे आपको मैं ध्यान देना चाहूँगा, ये लाइन क्या बोलता है मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों अपन ने एक फॉर्मेट पढ़ा था, सबको याद ही है, कुछ भी नया नहीं है। EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT, इसको भूल मत जाना, लेस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, करेक्ट ना। एंड देन दिस इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये कौन सा अमाउंट है? दिस इज द अमाउंट फॉर शेयर होल्डर, करेक्ट ना। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अभी प्रेफरेंस डिविडेंड भूल जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ओनली इक्विटी की। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देना पड़ेगा एंड फिर बचा हुआ अमाउंट अवेलेबल होगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसके दो पार्ट होंगे, है ना। सम पार्ट विल बी गिवन बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड बैलेंस ट्रांसफर होगा, इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, मतलब टोटल अर्निंग माइनस डिविडेंड इज योर रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के लिए ये वर्ड्स बहुत अच्छे से लर्न करना। तो रिटर्न अर्निंग का मतलब क्या है कि टोटल जो प्रॉफिट अवेलेबल था फॉर शेयर होल्डर, उसमें से मैंने कितना डिविडेंड दिया एंड बचाव कितना है वो है। फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रॉफिट है 5 लाख और मैंने डिविडेंड दिया 2 लाख, तो मेरा रिटेन अर्निंग कितना होगा? 3 लाख। रिटेन अर्निंग जितना मैंने रिटेन किया है। एंड एक कंपनी उसने कहा कि हम डिविडेंड नहीं देंगे, मैंने कहा इसमें दो तरह के एनालिसिस करना है, डिविडेंड देंगे तो क्या क्या होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा। सो अगर डिविडेंड नहीं दिया तो रिटर्न अर्निंग कितना होगा? 5 लाख,
है ना। तो ये देखने के लिए बहुत सिंपल है, बट आगे इसको आपको यूज़ करना है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रखना। तो वहाँ पे जो अमाउंट बोला अर्निंग्स, ये इसकी बात हो रही है पहले लाइन पे। तो ये पहले लाइन का छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। चलो फटाफट लिख लो अब इतना। तो डिविडेंड देंगे तो फिर 3 लाख बचेगा, डिविडेंड नहीं देंगे तो पूरा 5 लाख बचेगा। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले में क्या लिखा है, प्रोपोर्शन ऑफ फर्म्स अर्निंग टू बी पेड आउट टू द शेयर होल्डर। तो जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से कितना देंगे डिविडेंड। हियर फर्म डिसाइड ऑन द पोर्शन ऑफ रेवेन्यू दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड और टू बी प्लाउड बैक मतलब रिटेन्ड अर्निंग। प्लाउ बैक मतलब रिटेन करना इनटू द फर्म। हायर डिविडेंड मीन्स लेस रिटर्न अर्निंग एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली अगर डिविडेंड बढ़ेगा तो रिटर्न अर्निंग कम होगा, डिविडेंड कम होगा तो रिटर्न अर्निंग बढ़ेगा। ये अपन ने ऑलरेडी न्यूमेरिकल में किया है। सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। नाउ अभी क्वेश्चन है, चलो डिविडेंड तो देना है बट कितना देना है। से अपने को 2 चीज़ें डिसाइड करना है, एक तो देना है कि नहीं देना है। देना है तो फिर वो कैसे डिसाइड करेंगे, व्हाट इज़ द राइट अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो उसके लिए कुछ आपसे फैक्टर्स दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी है बिफोर यू डिसाइड डिविडेंड अमाउंट। देखो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन जानना है, करेक्ट ऑब्वियसली। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मेरा जो स्टूडेंट है उसको इस सब्जेक्ट में क्या चाहिए ये अगर मेरे को समझ में नहीं आए तो फिर मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो मैं कुछ तो पढ़ा रहा हूँ, आप बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे, अलग दिशा में जा रहे, वैसे नहीं। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड माई स्टूडेंट कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से पूरा नोट्स मैंने डिज़ाइन किया है, उसी के हिसाब से एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो 3 चीज़ें देखो क्या है। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ऑफ डिविडेंड आर मेनली बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। पहला, रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू करंट अर्निंग बाय वे ऑफ डिविडेंड। करेक्ट, अगर आप उसको डिविडेंड देंगे तो उसका अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग रेवेन्यू कम हो जाता है। इट शोज कंपनी स्ट्रेंथ एंड साउंड पोजिशन एंड टू मीट द नीड ऑफ करंट इनकम। मतलब इन्वेस्टर को भी उसका घर चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, करेक्ट ना। तो कुछ लोग शेयर्स क्यों लेते हैं, ताकि उनको रेगुलर डिविडेंड मिले एंड उनको घर में आए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट है, वो भी रिटायर हो चुके हैं, और उनके पास शेयर्स का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको हर साल 8 से 10 लाख रुपए डिविडेंड आता है। तो वो मेरे को हर बार पूछते हैं कि विपुल मैंने कौन से पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर्स में। मैं बोलता है सर आप ऐसे इसमें इन्वेस्ट करो जिनका डिविडेंड देने की इच्छा हो, जो कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है ना वो, बिकॉज उनका कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है नहीं। तो ये डिविडेंड का जो 8-10 लाख रुपए आता है डिविडेंड, वही उनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो रिटायर हो चुके हैं, तो वो दिया है। टू मीट द नीड ऑफ करंट इनकम। आपके लिए मेरे लिए डिविडेंड की अपेक्षा नहीं रहेगी क्योंकि आप और मैं काम कर रहे हैं। फिर ऐसे लोगों ने ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका मार्केट वैल्यू, मतलब जो लोग रिटेंशन ज़्यादा करते हैं एंड दे विल गिव यू बेनिफिट बाय वे ऑफ इंक्रीज मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा ऑफ द ट्रैक। अभी काफ़ी लोग सोचते रहेंगे कि सर कंपनी ने अगर डिविडेंड मेरे को नहीं दिया ना तो फिर मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ। ज़रा ध्यान से सुनना, कंपनी आपको 2 तरह से बेनिफिट देती है, करेक्ट ना। जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ। शेयर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, देयर आर 2 बेनिफिट्स। या तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा या तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी, करेक्ट ना। बस दीज आर द 2 बेनिफिट्स यू डिराइव बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, करेक्ट ना। तो कुछ कंपनी ऐसी होती है वो डिविडेंड पे नहीं करेंगी बट आपके शेयर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ा देगी, तो जब आप बेचेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। एंड कुछ कंपनी का मार्केट वैल्यू इतना नहीं बढ़ेगा बट दे विल गिव मोर डिविडेंड। तो आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हो। आपको रेगुलर रिटर्न चाहिए तो यू फाइंड सच कंपनीज विच विल गिव यू डिविडेंड ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन आपने कहा नहीं सर मेरे को डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए, मेरे को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, मेरे को रिटायरमेंट में मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो फिर आप ऐसे पोर्टफोलियो चूज़ करो जहाँ पे डिविडेंड देने का ट्रेंड इतना नहीं होगा बट मार्केट वैल्यू गोइंग अप लाइक एनीथिंग। तो ये ऐसे आपको डिसाइड करना है। तो वही दिया है कि आपको एक्सपेक्टेशन क्या है शेयर होल्डर से, इससे, करेक्ट ना। तो मेनली डिविडेंड देने का फ़ायदा क्या है, एक कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर का भरोसा होता है,
और वो और स्ट्रांग होता है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो। एंड तीसरा, अगर आप डिविडेंड देंगे तो इन्वेस्टर के माइंड में आपके कंपनी के बारे में रिस्क क्या होता है, कम होता है, क्योंकि बाय वे ऑफ डिविडेंड उसका पैसा वसूल हो जाता है। करेक्ट है। तो ये पहले पॉइंट में दिया है, रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू करंट अर्निंग। उसको जो अनसर्टेनिटी है कि अरे आगे जाके कंपनी का क्या होगा, वो कम होता है, मतलब उसका रिस्क कम होता है, उसको रेगुलर रिटर्न्स मिलते हैं एंड उसका कंपनी के ऊपर भरोसा बिल्ड होता है। ये 3 चीज़ों का बेनिफिट है। तो ये सब कंसिडर करके कंपनी को डिसाइड करना है। चलो, तो अभी देखते हैं कि क्या क्या डिविडेंड पॉलिसी कंपनी अपनाती है ना। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल, छोटा सा चैप्टर है, 3-4 घंटे में हो जाएगा। पहला है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, देखो चलो अभी अपन डायग्राम बनाएंगे अपना। चलो, सो टेक नोटबुक, डायग्राम बना के देता हूँ। पूरे सिलेबस में अपने को बहुत सारे डायग्राम बनाने हैं, मेरे हिसाब से 100+ डायग्राम बनने चाहिए। लिखो, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। पहले लिखो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, लिखो फटाफट। देखो क्या लिखा है, नाम क्या है, रेगुलर का मतलब क्या है, रेगुलर, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ना रेगुलर, बस वही है। आपको समझ में आ गया, आप होशियार हो सब लोग, वेरी वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरे को इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले। हियर इन्वेस्टर गेट डिविडेंड एट अ यूजुअल रेट। द इन्वेस्टर आर यूजुअली पर्सन हु वांट टू गेट रेगुलर इनकम। देखो, तो अगर आप उस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो जिसका सोर्स ऑफ अर्निंग ही डिविडेंड है, तो फिर आपने उस तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस सब डिविडेंड पेमेंट कैन बी मेंटेन ओनली इफ कंपनी हैज रेगुलर अर्निंग। करेक्ट ना। हियर इन्वेस्टर गेट यूजुअल रेट, मतलब जो नॉर्मल कंपनी का रेट है, हर साल उतना डिविडेंड कंपनी देती है। मेरिट्स ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर। ठीक है, इस्टेब्लिश द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, इट हेल्प इन मेंटेनिंग गुडविल, ये मेंटेन चाहिए। इट हेल्प्स इन गिविंग रेगुलर इनकम टू द शेयर होल्डर, तो इसको बोलते हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। तो इसका एडवांटेज ये है शेयर होल्डर को कि जिनको रेगुलर पैसा चाहिए, जैसे मैंने मेरे क्लाइंट का एग्जांपल दिया, उनके लिए वो पोर्टफोलियो बेस्ट है। तो जब भी आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप जिसके थ्रू शेयर्स ले रहे हो उनको बताना है कि मेरे को ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो अकॉर्डिंगली वो जो एक्सपर्ट है वो आपको बताएंगे कि ये शेयर्स में आप जाओ। बट कंपनी के लिए चैलेंज क्या बताता हूँ, ये डिविडेंड देने के लिए कंपनी के पास उतना लिक्विडिटी होना भी ज़रूरी है। तो इट क्रिएट समवॉट प्रेशर ऑन लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, क्योंकि डिविडेंड विल इन्वॉल्व कैश फ्लो। तो लिक्विडिटी में प्रेशर आता है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नीड टू बी इम्प्रूव्ड। सेकेंड पॉइंट, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी अपन डिविडेंड देते हैं, आपने इनकम टैक्स मेरे साथ पढ़ा ही रहेगा ग्रुप 1 में, तो वहाँ पे अपने को कंपनी को डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ता है। करेक्ट ना। तो ये सभी चीज़ें कंपनी को समझ के चलना पड़ता है। एंड और एक नुकसान मतलब और एक कंपनी के लिए चैलेंज होता है कि फ्यूचर में अगर इधर इन्वेस्ट करना है तो फिर बाहर से लोन लेना पड़ता है, क्योंकि खुद का पैसा अपन ने बाय वे ऑफ डिविडेंड लोगों को दे दिया है। तो कंपनी को ये 3-4 एंगल का विचार करना पड़ता है। एक, लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट क्या होगा, दूसरा इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन, एंड तीसरा फ्यूचर में अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो फिर लिक्विडिटी कम होगा तो वहाँ पे भी चैलेंजेस आएंगे। तो ये सब चीज़ें कंसिडर कंपनी करती है। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ है नहीं, क्या इसमें लिखना है, डिविडेंड एट अ रेगुलर रेट। देखो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यूजुअल रेट ऑफ रिटर्न देती है, नॉर्मल। ठीक है, इसके फायदे क्या है मैं मेन लिखता हूँ, बताओ इसके बेनिफिट्स क्या है। मैं जस्ट की पॉइंट लिख रहा हूँ। फर्म का गुडविल मेंटेन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ये 2 बेनिफिट्स है। तीसरा, ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर, है ना, ये ट्रस्ट गेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 बेनिफिट्स उससे हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। तो ये था रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, बस बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं, ये चैप्टर काफ़ी आसान है। दूसरा है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। चलो लिखो, डायग्राम बनाओ।
ठीक है। एंड ये डायग्राम सबको लिखना है ईमानदारी से, मैं आपसे आप पे भरोसा कर रहा हूँ। जो लोग डायग्राम नहीं लिख रहे उनको मैं श्राप दूंगा कि आपकी शादी जल्दी नहीं होगी। एंड कोई शादीशुदा देख रहा है तो उसको कुछ नहीं हो सकता, टेंशन मत लो, वो ऑलरेडी बर्बाद है। ओके, सो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी देखो क्या है। स्टेबल का मतलब यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। हियर द पेमेंट ऑफ सर्टन सम ऑफ मनी इज रेगुलरली मेड टू द शेयर होल्डर। सर्टन मतलब यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। मतलब क्या सर, पर शेयर 2 रुपये हम डिविडेंड देंगे। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, पर शेयर 2 रुपया। ओवरऑल अमाउंट तो वेरी होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग है। पर शेयर 2 रुपीज, इसको बोलते हैं स्टेबल। ऊपर रेट फिक्स होता है, ऊपर रेट फिक्स है, परसेंटेज 10% 12 ये ऊपर है ना, यूजुअल रेट बोला है। ये भी सिमिलरली पर थोड़ा फर्क है इसमें। देखो बता दो क्या। पहला कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर, जो मैंने कहा था कि इसमें पर शेयर डिविडेंड फिक्स किया जाएगा। इन दिस केस रिजर्व फंड इज क्रिएटेड टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन द ईयर व्हेन अर्निंग ऑफ कंपनी इज नॉट इनफ, इज सुटेबल फॉर फर्म हैविंग स्टेबल अर्निंग। ऑब्वियसली कोई भी फर्म हो जिनके पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है वही लोग इस ऑप्शन में जा सकते हैं। सो दिस रिजर्व फंड इज क्रिएटेड टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे पर शेयर फिक्स करेंगे हम कि एक शेयर का 2 रुपया, एंड उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट करके रखेंगे। सर क्यों? अरे सपोज 1-10 साल उतना प्रॉफिट नहीं रहेगा तो रिजर्व में से हम पैसा यूज करके डिविडेंड देंगे। दूसरा कांस्टेंट पे आउट रेशो, यहाँ पे देखो परसेंटेज फिक्स किया है 10% 12% वैसे, इज पेड टू द डिविडेंड एवरी ईयर। एंड तीसरा स्टेबल प्लस एक्स्ट्रा, मतलब कुछ फिक्स भी देंगे 2 रुपये पर शेयर, प्लस अगर प्रॉफिट अच्छा हो तो वेरिएबल भी देंगे। तो 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो थर्ड है। कांस्टेंट प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड द ईयर व्हेन कंपनी अर्न्स हाई प्रॉफिट। द एक्स्ट्रा डिविडेंड में बी कंसिडर्ड एज अ बोनस पेड टू द शेयर होल्डर एज अ रिजल्ट ऑफ यूजुअली गुड ईयर फॉर द फर्म। द एडिशनल अमाउंट ऑफ डिविडेंड में बी पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और बोनस शेयर्स सब्जेक्ट टू फर्म्स लिक्विडिटी पोजीशन। ठीक है, चलो तो अपन इसमें 3 पार्ट करते हैं। पहला कौन सा है? कांस्टेंट, स्टेबल, एंड तीसरा कांस्टेंट प्लस स्टेबल। कांस्टेंट में क्या होता है? फिक्स्ड पर शेयर। यहां पे क्या होता है? फिक्स परसेंटेज, है ना। यहाँ पे 2 रुपये पर शेयर, यहाँ पे 5% लिख लो। एंड तीसरा क्या था अपन देखा था? कांस्टेंट प्लस एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, स्टेबल नाम बदलता हूँ, स्टेबल प्लस एक्स्ट्रा। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड मिलेगा प्लस वेरिएबल मिलेगा कब? अगर कंपनी का प्रॉफिट एक पर्टिकुलर में बढ़ता है तो कंपनी एक्स्ट्रा भी देगी। मतलब ये इज लाइक अ एक्स्ट्रा बोनस, दिस कॉल्ड एज अ बोनस। अच्छा, ये वेरिएबल 2 फॉर्म में दिया जाएगा, या तो अमाउंट के फॉर्म में या तो बोनस शेयर्स के फॉर्म में। तो ये कंपनी के ऊपर है। अगर लिक्विडिटी कम रहेगा तो कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी, एंड लिक्विडिटी अच्छा रहेगा तो फिर वो अमाउंट के फॉर्म में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो यहाँ तक। मैंने आपको बोला कि टेक हॉरिजॉन्टल पेज, क्योंकि डायग्राम बड़े बड़े बनने वाले हैं, है ना। सो डोंट ट्राई टू सेव पेजेस, हॉरिजॉन्टल पेज बनाओ, आपको लिखने के लिए वो बेटर रहेगा। एवरी डायग्राम हैंस फॉर प्लीज रिमेंबर। ठीक है, हो गया, वेरी गुड।
ये मेरिट्स टाइम पास वाले आप घर पे पढ़ लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा, सेम ही है। एंड तीसरा है इरेगुलर डिविडेंड, मतलब क्या सर, आपने जैसे कोई लोग मेरे नोट्स इरेगुलरली पढ़ते हैं, है ना, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलरली इरेगुलर होते हैं, बट मेरे लाइव क्लास में उनको मैं पकड़ पाता हूँ, बट रिकॉर्डिंग में उनको पकड़ नहीं पाता हूँ। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, व्हाट इज इरेगुलर? जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, जब नहीं होगा तब नहीं देंगे। जैसे आप मेरा लेक्चर रोज देखते हो क्या? नहीं, बस आप भी वही पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं कर रहे वो थोड़े कम अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको टाइम लगेगा अच्छा बनने के लिए। बहुत सिंपल है, करेक्ट ना? तो एज द नेम सजेस्ट, हियर द कंपनी डज नॉट पे रेगुलर डिविडेंड टू द शेयरहोल्डर। द कंपनी यूज दिस प्रैक्टिस टू फॉलोइंग रीजन। पहला, ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। सी डिविडेंड कंपनी देंगे जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं रहेगा, या फिर आज प्रॉफिट है बट आगे जाके क्या होगा पता नहीं। लिक्विडिटी नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है बट लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि अपने को कस्टमर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ता है, एंड यहाँ पे सप्लाई रुकने को रेडी नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल में मिसमैच है। सो अपने पास प्रॉफिट बहुत है बट लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, वो ब्लॉक होते जा रहा है बिजनेस में। कंपनी को डर लग रहा है कि एक बार अपन ने डिविडेंड देने की आदत लगाए रेगुलरली तो फिर शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस, तो ऊपर अनसर्टेनिटी अर्निंग का है, नीचे अनसर्टेनिटी बिजनेस का है। तो अगर ये चार प्रॉब्लम रहेंगे तो कंपनी गो फॉर इरेगुलर डिविडेंड। ठीक है, सो कब होगा इरेगुलर डिविडेंड? कब करेंगे बताओ? लैक ऑफ लिक्विडिटी, देन uncertainty regarding profit, uncertainty regarding business, है ना। सो लिक्विडिटी नहीं है, या ये तीन मेन रीजन है कि लिक्विडिटी की गारंटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग प्रॉफिट एज वेल एज बिजनेस, एंड लास्ट है ज़बरदस्त पॉलिसी, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसका नाम है नो डिविडेंड पॉलिसी। ये वही कंपनी करती है जिनका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को 5,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, बट मेरे को आगे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अभी मैं अगर शोल्डर को पैसा दे दूंगा ना 5,000 करोड़, तो मेरे को बाहर से लोन लेना पड़ेगा। लोन लेंगे तो फिर अगर उसमें इंटरेस्ट लगेगा तो अगले साल जो मिलने वाला आपका प्रॉफिट है वो आपका ही कम होगा एज ए शेयर होल्डर, तो कुछ मतलब नहीं फिर ऐसा करके। तो ऐसे केस में कंपनी पूरा पैसा रिटेन्ड करती है। सो नो डिविडेंड कब? in case amount required for expansion, तो जिस कंपनी का ऑब्जेक्टिव कि हमको फर्दर एक्सपांड करना है या न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, वॉट एवर इट इज, एक्सपेंशन मतलब सभी जहाँ पे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये लोग कुछ भी डिविडेंड नहीं देते। फिर आप सोचेंगे सर इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? मैंने आपको ऊपर अभी पढ़ाया था, इसमें आपका ये फ़ायदा है, ऐसे कंपनी का मार्केट वैल्यू तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि इनका प्रॉफिट अच्छा रहता है, बस वो आपको दे ही नहीं रहे। सो मार्केट वैल्यू विल गो अप, सो इधर मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, डिविडेंड मिलेगा। सो दोनों नहीं मिल रहा है तो ऐसे शेयर्स को बेच दो, ऐसे शेयर्स को बेच दो। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट डाउट पूछते म्यूचुअल फंड में कहाँ पे इन्वेस्ट करें, शेयर्स में कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं आपको मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग, मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, ना मैं म्यूचुअल फंड बेचता हूँ, ना स्टॉक बुकिंग करता हूँ। सो दिस इज़ नॉन कमर्शियल एडवाइस। शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में एक ऐसी 5 या 10 साल में एक रैली आती है ना, उस रैली में आपका पूरा प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम 4 साल शेयर होल्ड करते हैं एंड बेचने के बाद शेयर का प्राइस एकदम अप हो जाता है। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट वन मोमेंटम, एंड जिस दिन वो वन मोमेंटम आता है ना, डायरेक्टली आपके प्राइस दुगने हो जाते हैं या गिर जाते हैं। तो ये एक रैली 10 साल में एक बार आता ही है, फिर वो म्यूचुअल फंड हो या शेयर्स, एंड उस समय वो इन्वेस्टर को मालामाल करके निकल जाता है, दैट इज़ श्योर। बट उस रैली के लिए आपको रुकना पड़ेगा, वो कब आएगा वो पता नहीं, बट 10 साल में ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस एक रैली आती है। एंड आप यू कैन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स ऑल्सो कि ऐसा हुआ यार, मैंने बेच दिया और वो शेयर बढ़ गया एंड मैंने खरीद लिया फिर एकदम गिर गया। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट रैली टू कम, आपका फ़ायदा होगा।
आप देखना, अच्छा आपका फायदा क्योंकि मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। यू टेक एनी म्यूचुअल फंड, यू टेक एनी शेयर्स, मैं क्या बोला ध्यान सुनना, यू टेक एनी म्यूचुअल फंड, यू टेक एनी शेयर्स, कंपेयर देयर प्राइस 10 years बिफोर एंड नाउ, यू विल फाइंड इंक्रीज ओनली। तो प्राइस बढ़ रहा है मतलब वो बढ़ रहा है, बस आपने लिया तो उस पीरियड में कम हुआ है, बट आगे जाके वो उसका लीनियर ग्रोथ तो अपवर्ड ही है, क्योंकि हर एक कंपनी ग्रोथ तो करेगी। सो बस होराइजन बड़ा होना चाहिए। तो एक 10 साल का अगर आपका टारगेट है म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने जो खरीदा है वो स्क्रिप्ट भी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, करेक्ट ना, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। सो वो एक रैली के लिए आप वेट करना, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था शेयर्स का एक बहुत, मैंने आपको मास्टर फंडा बता दिया है विच विल रियली हेल्प, उसको ध्यान में रखना, आपको फ्यूचर में काम को आएगा। चलो, तो ये अपन ने पढ़ लिया, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी पढ़ लिया पहले, उसके बाद कौन सा देखा अपन ने, स्टेबल पॉलिसी, फिर इरेगुलर एंड फिर नो डिविडेंड पॉलिसी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट्स है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम ग्रुप में है ही एक साथ। चलो, बट आई थिंक सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। इसमें डाउट है तो मेरे को आपके ऊपर डाउट आएगा कि आप सो रहे थे मेरे लेक्चर देखते समय। चलो, अभी क्या क्या कंस्ट्रेंट है डिविडेंड देते समय, है ना, क्या क्या पॉइंट्स कंपनी को ध्यान में रखना है व्हेन कंपनी गिव्स डिविडेंड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इनकम टैक्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा, प्लस लीगल कुछ कंप्लायंस है, करेक्ट ना, या कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट आपको फाइनेंस करना है, तो ये सभी फैक्टर्स दिए हैं, बहुत ही सिंपल है। चलो, सो बढ़ते आगे, कंस्ट्रेंट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ये इसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। चलो, डायग्राम बनाना है अपने को, टेक हॉरिजॉन्टल पेज, जोरदार डायग्राम बनाना है अपने को, एंड कृपया डायग्राम बनाइए, आलसी मत बनो। मेरे अगर लेक्चर्स लिए ना तो मेरे पे 100% विश्वास रखो, एंड वो डाइल्यूटेड विश्वास मत रखो। मैं जो बोलता हूँ वो आंख बंद करके आपको करना है, हर एक चीज़ आपके फ़ायदे के लिए हो रही है। एंड ये तो आपने मेरे लेक्चर्स लिए, इसके बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आपके लिए अपन यूट्यूब लाइव पे मैं आपको रिवीजन लेने वाला हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर देने वाला हूँ। वो टेस्ट पेपर मेरा जो वेबसाइट है उसमें अपलोड होंगे, www.vipulshah.org। तो अगर आपने मेरे वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो फटाफट जाके अकाउंट क्रिएट कर लो, यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करेक्ट ना। प्लस मेल में आपको, व्हाट्सअप के ग्रुप में आप हो कि नहीं आप चेक कर लो, अगर रहेंगे तो अच्छी बात है। अपना ऐप है, उस ऐप को भी आपको डाउनलोड करना है, तो ये सब चीज़ें आप करके रखना। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल पेज होगा, कितने फैक्टर्स है, लीगल 1 2 3 4 6 10 फैक्टर्स है ना। तो बड़ा डायग्राम बनने वाला है। चलो, पहला आइए पढ़ते हैं। पहला लीगल फैक्टर देखो क्या है। अच्छा, लीगल फैक्टर देखो, एज रिगार्ड टू कैश डिविडेंड पॉलिसी सेवरल लीगल कंस्ट्रेंट्स बियर अपॉन इट। अ फर्म मे नॉट पे डिविडेंड विच विल इम्पेयर कैपिटल। डिविडेंड मस्ट बी पेड आउट ऑफ फर्म्स अर्निंग और करंट अर्निंग। Contract agreement for bond loan may restrict the dividend payment. The purpose of legal restriction to ensure that the payment of dividend may not cause insolvency. बताता हूँ मतलब क्या है ये। अच्छा, अभी आपने शायद ये पढ़ा रहेगा, आई एम नॉट श्योर। अगर आपका लोन भी है तो पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद ही आप डिविडेंड दे सकते हैं। देखो वही दिया है, बॉन्ड लोन में रिस्ट्रिक्ट डिविडेंड पेमेंट। आपने देखो ईबीआईटी का फॉर्मेट, पहले इंटरेस्ट जाता है, उसके बाद ही डिविडेंड देना पड़ता है। तो लीगल फैक्टर में सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट फर्स्ट बिफोर गिविंग डिविडेंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस यही रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया है। एंड दूसरा आपके पास जो पे करना है, उन्हें क्या बोले, देखो विच विल इम्पेयर कैपिटल, मतलब आपको जो डिविडेंड देना है वो फर्म के अर्निंग में से देना है। फर्म्स अर्निंग और करंट अर्निंग, अभी देखो मतलब क्या है, फर्म्स अर्निंग का मतलब है इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो सालों साल से है, एंड करंट अर्निंग मतलब इस साल का प्रॉफिट। अभी आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है सर, बताता हूँ। सी, ये तो आपको पता है कि करंट ईयर प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है, लेकिन सपोज ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। एक आपको एग्जाम्पल के लिए, कंपनी को डिविडेंड देना है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी ने लोन लेके डिविडेंड दिया है, तो ऐसा अलाउड नहीं होगा, इसके लिए पेनल्टी होगी। तो
तो ये सब लीगल जो फैक्टर्स है वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो लीगल फैक्टर में क्या क्या देखना है, क्या क्या चीज़ें कि वो आपके प्रॉफिट में से ही देना चाहिए, कोई एसेट बेच के आप डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि डिविडेंड रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय द कंपनी ना। तो अगर आप एसेट बेच के दोगे तो शेयर होल्डर तो मिसगाइड हो जाएगा, बोलेगा अरे कितनी भारी कंपनी है, हर साल इतना डिविडेंड दे रही है, बट उसको क्या पता कि वो डिविडेंड कहाँ से आ रहा है। और गेटिंग माय पॉइंट। या फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के पास पैसे नहीं है, उन्होंने बोला विपुल सर आप मेरे को 2,000 करोड़ उधार दे दो, महीने उनको 2,000 करोड़ उधार दे दिए डिविडेंड देने के लिए, चलेगा क्या? नहीं। एंड एज्यूम करो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं लीगल कंस्ट्रेंट। तो लीगल कंस्ट्रेंट में क्या क्या है, पहला लिख दो नीचे क्या क्या कंसिडरेशन है। इंटरेस्ट पेमेंट फर्स्ट एंड पेमेंट आउट ऑफ अर्निंग्स ओनली। ठीक है। सो इसमें 2 पॉइंट्स है कि इंटरेस्ट पेमेंट पहले करना है एंड पेमेंट अर्निंग में से करेंगे। लोन मीन देके एसेट बेच के विपुल से 2,000 को उधार लेके नहीं चलेगा, है ना। समझ में आ गया? गुड, बहुत सिंपल है। आगे फाइनेंशियल फैक्टर्स, यस मतलब एक ही चीज़ है लिक्विडिटी, करेक्ट ना। तो लिखो फाइनेंशियल फैक्टर मतलब देयर शुड बी इनफ लिक्विडिटी, कुछ भी नहीं उसमें पढ़ने का। फाइनेंशियल फैक्टर्स लिखो इनफ लिक्विडिटी होना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो पे कहाँ से करेंगे। ठीक है, सिंपल था। तीसरा इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, देखते क्या है। Besides there are economic constraint, the question arises, does the value of dividend affect the value of firm? Yes, ये अभी अपन पढ़ेंगे। अभी अपन इसके बाद अगले लेक्चर में 3 थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इससे फर्म के वैल्यू पे इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। If the answer is yes, then there must be some optimum level of dividend which maximize the market price of the firm stock, करेक्ट ना। सो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट क्या है, लिखो फटाफट लिखो। या इकोनॉमिक फैक्टर लिखो। इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, चलो तो अपन आगे पढ़ेंगे कि फर्म के वैल्यू पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो उसके हिसाब से भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्म का वैल्यू भी कम नहीं होना चाहिए तो एंड डिविडेंड भी देना चाहिए। तो बोला कि वो ऑप्टिमम लेवल फाइंड आउट करो जहाँ पे डिविडेंड भी जाएगा और फर्म के वैल्यू पे भी निगेटिव इम्पैक्ट ना होगा। फोर्थ, नेचर ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय कंपनी। ओके, अ कंपनी हैविंग बिजनेस ऑफ द नेचर विच गिव्स रेगुलर अर्निंग may like to have stable and constant dividend policy. Industries manufacturing consumer consumable durable items have a stable policy. करेक्ट, मतलब कंपनी के अर्निंग्स अगर रेगुलर है, कंपनी के अर्निंग्स अगर रेगुलर है तो उनको रेगुलर डिविडेंड देना पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में बहुत चैलेंजिंग हो चुका है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो। तो जो बेचारे फार्मर खेतीबाड़ी करते हैं, देयर इज नो गारंटी कि डिविडेंड मतलब पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। तो एज्यूम करो आपने कंपनी फॉर्म की है जो एग्रीकल्चर बिजनेस में है एंड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी आप इस साल आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एकदम मिनिमाइज हो गया, तो आप डिविडेंड दे ही नहीं पाओगे, करेक्ट ना। तो ये आपका प्रोडक्ट कैसा है, इफ योर प्रोडक्ट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेगुलर इनकम देन कोई अड़चन नहीं है, फिर आप रेगुलर डिविडेंड दे सकते हैं। बट अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि विच इज़ बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, फैक्टर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो मेरे हाथ में नहीं है,
जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो देन देयर इज नो गारंटी ऑफ इनकम, एंड ऐसे कंपनी का फिर डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, चलो नेचर ऑफ बिजनेस, फोर्थ फैक्टर लिखो। अगर रेगुलर इनकम है तो फिर यहाँ देखो यस और नो। अगर रेगुलर इनकम है तो फिर वी कैन पे कांस्टेंट डिविडेंड, एंड नहीं है तो फिर वो सोचना पड़ेगा। तो यस और नो के नीचे आप और एक ड्रॉ कर सकते हैं कि इफ यस है देन वी कैन गिव कांस्टेंट डिविडेंड, नो है तो फिर जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी जब होगा तब देंगे। तो ये हो गए 4 फैक्टर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पेज पे डायग्राम बना रहे, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ एंड मैं आप पे भरोसा रख रहा हूँ। सो कि आप डायग्राम ईमानदारी से बना रहे हो। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, करेक्ट। जो कंपनीज बहुत सालों से स्टेबल है, जैसे रिलायंस बहुत पुरानी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा है, TCS, इन्फोसिस, दीज आर वेरी गुड कंपनीज एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज। तो इनके लिए डिविडेंड देना काफ़ी आसान है क्योंकि उनका वो कंपनी स्टेबल है, उनके इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, कंपनी सेट हुआ है, पॉलिसीज फिक्स्ड है, सभी गुड्स का स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है, मार्केट शेयर फिक्स है, करें ना, पूरा कंपनी का सिस्टम सेट हो चुका है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, लेंथ, विद द लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस द कंपनी में हैव बेटर डिविडेंड पॉलिसी दैन न्यू कंपनीज। न्यू कंपनीज को इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो दे रिटेन मोर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट रादर देन गिविंग डिविडेंड। ठीक है, सो अपन लिखेंगे एज ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टेंस के जगह क्या लिखेंगे अपन, एज। करेक्ट ना। सो एज में क्या लिखेंगे आप कि जितना कंपनी का पीरियड ज़्यादा रहेगा उतना डिविडेंड ज़्यादा होगा। तो अगर कंपनी का एज मतलब कंपनी ज़्यादा बहुत पुरानी कंपनी है तो उनको डिविडेंड देना आसान है, न्यू कंपनी डिफिकल्ट है। करेक्ट ना। तो यहाँ पे दिया, देखो 2 पॉइंट्स उन्होंने दिए यहाँ पे। करेक्ट ना। सो न्यू कंपनी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। सो एज का मतलब क्या है, ड्यूरेशन। करेक्ट ना। सो ड्यूरेशन में 2 होंगे, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कंपनी है तो बेटर डिविडेंड पॉलिसी होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन अभी कंपनी फॉर्म हुआ है तो फिर दे विल हैव फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी। चलो आगे 6 फैक्टर क्या है, टाइप ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। द टाइप ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। इन क्लोज्ड कंपनी, क्लोज्ड मतलब जो लोगों को शेयर्स इशू नहीं करती प्राइवेटली, अ व्यू में बी टेकन फॉर द एक्विसेंसेस एंड कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी में भी फॉलोड। कंजर्वेटिव मतलब कम से कम डिविडेंड दो प्राइवेट कंपनी के लिए, क्योंकि आप ही अपन सभी शेयर होल्डर है, जितना अपन डिविडेंड का अमाउंट रिटर्न करेंगे अपन फ्यूचर में ज़्यादा एक्सपांड कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे शेयर होल्डर ज़्यादा है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर क्या करता है, आपका डिविडेंड दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करता है विथ सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। तो अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो बोलते हैं कि कंपनी खराब है, ये डिविडेंड नहीं दे रही है, सो ही विल विड्रॉ योर मनी। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो देन रेगुलर डिविडेंड पे करना पड़ता है, करेक्ट ना। बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो यू कैन रिटेन मोर ऑल्सो, क्योंकि आपके 100-200 मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, उतने शेयर होल्डरों को आप समझा सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी के लिए हजारों लाखों शेयर होल्डर होते हैं, उनको समझाना पॉसिबल नहीं है हर एक को। करेक्ट ना। सो टाइप्स ऑफ कंपनी लिखो, इसमें 2 है, पब्लिक है कंपनी है तो फिर रेगुलर डिविडेंड, एंड प्राइवेट है या क्लोजली हेल्ड है तो
कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, है ना। कंजर्वेटिव मतलब लेस डिविडेंड, क्योंकि अपन फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा चाहते हैं, अपने को डिविडेंड में इंटरेस्ट नहीं है, अपने को फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, तो ये भी एक फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। चलो बहुत सिंपल था, को 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, अभी 4 बाकी है। फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी, यस मतलब क्या है, अगर कंपनी ग्रोइंग कंपनी है एंड उनको जो फायदा हुआ है वो आगे इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो पब्लिक हो या प्राइवेट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दे विल नॉट गिव डिविडेंड बिकॉज दे नीड मनी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपका प्लान एक्सपांशन का, ये मैंने पहले चैप्टर में भी बोला था कि जो कंपनी ग्रोइंग स्टेज में होती है दे गिव लेस डिविडेंड बिकॉज दे नीड मोर मनी फॉर री इन्वेस्टमेंट, तो फिर वो पब्लिक हो या प्राइवेट। तो अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज में है, एक्सपांशन के मोड में है, सो देयर डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी लेस एंड रिटेन अर्निंग रेशियो विल बी मोर, वही दिया है। द नीड ऑफ द कंपनी फॉर एडिशनल कैपिटल अफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी, the extent to which profits are required to be invested in the company for the business growth is the main consideration in dividend decision. Working capital position of company is important condition that affect dividend policy। हाँ मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, सपोज एज्यूम करो प्रॉफिट ज़्यादा है और फ्यूचर में एक्सपांड भी नहीं करना है, तो अपन डिविडेंड दे सकते हैं, बट वी डोंट हैव इनफ लिक्विडिटी वर्किंग कैपिटल। तो 2 पॉइंट है, एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल, ये 2 चीज़ों पे डिसाइड होगा। अगर कैपिटल रिक्वायर्ड है तो भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी क्योंकि उनको आगे इन्वेस्ट करना है, एंड आगे इन्वेस्ट नहीं करना है, वो चाहते कि आपको डिविडेंड मिले बट उतना लिक्विडिटी नहीं है तो भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब सो दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए कि कंपनी की इच्छा भी होनी चाहिए डिविडेंड देने की, एंड दूसरा उनके पास उतना लिक्विडिटी भी होना चाहिए, ठीक है। चलो तो लिखो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो डायग्राम में फटाफट। फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी मतलब क्या उसमें होगा, क्या लिखा अपन ने बताओ। फाइनेंशियल नीड में 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। अगर कंपनी को ग्रो करना है तो दे विल गिव लेस डिविडेंड, एंड दूसरा फैक्टर है कंपनी को डिविडेंड देना है बट अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो डिविडेंड दे नहीं पाएंगे, करेक्ट ना। सो ग्रोथ एंड लिक्विडिटी ये 2 फैक्टर पे पूरा ये डिपेंड है। तीसरा नेक्स्ट मार्केट कंडीशन। अच्छा मार्केट कंडीशन का मतलब क्या, लेट्स से अपना इकोनॉमी जा रहा है ड्यूरिंग द, लेट्स से अभी ऐसा ज्यूम करो, अभी अपना 2 इकोनॉमी में 2 होते हैं पीरियड, एक पीरियड ऑफ बूम एंड पीरियड ऑफ रिसेशन। अगर इकोनॉमी बूमिंग है सो नेचुरल देयर इज अ मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, तो सेल बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ता है, तो वी कैन गिव गुड डिविडेंड। लेकिन अगर इफ देयर इज अ पीरियड ऑफ रिसेशन, आई रिपीट इफ देयर इज अ पीरियड ऑफ रिसेशन, तो प्रॉफिट अच्छा भी हुआ तो भी लोग खर्च नहीं करते, डर के मारे उसको संभाल कर रखते कि आगे जाके और हालत बुरी हो गई तो इकोनॉमी की, तो लोगों का सैलरी कहाँ से देंगे, करेक्ट ना। तो ये पीरियड ऑफ रिसेशन एंड पीरियड ऑफ बूम, बिजनेस साइकिल बूम डिप्रेशन अफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी। बिजनेस साइकिल का मतलब हर एक प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है, करेक्ट ना, या बिजनेस का भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो अगर वो बिजनेस बंद होने पे आए तो फिर ऐसे कंपनी को आगे ग्रोथ कुछ नहीं रहता है, तो फिर उनको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ता है कि कितना डिविडेंड देना है। बूम रहेगा तो नेचुरली मोर लिक्विडिटी, मोर प्रॉफिट, मोर डिमांड फॉर गुड्स, वी कैन गिव मोर डिविडेंड। लेकिन पीरियड ऑफ डिप्रेशन रहेगा तो लेस डिमांड फॉर गुड्स, लेस सेल्स, लेस रेवेन्यू, लेस सिक्योरिटी, डिविडेंड भी कम होगा। In depressed market, higher dividend declaration are used to market securities for creating better image of the company. Depressed market में कंपनी आपको क्या करती है, देखो हायर डिविडेंड डिसीजन बोला है। अभी ऐसा क्यों बोला है, देखो प्रॉब्लम क्या है, डिप्रेशन के पीरियड में कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ना मुश्किल है क्योंकि कंपनी का इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। वो दिखाएंगे कि हम आपको मैक्सिमम डिविडेंड दे रहे हैं। देखो इन डिप्रेस्ड मार्केट हायर डिविडेंड डिक्लेरेशन यूज टू मार्केट सिक्योरिटीज फॉर क्रिएटिंग बेटर इमेज। ये मार्केटिंग
मतलब सिक्योरिटीज को बेटर इमेज क्रिएट करने के लिए कंपनी ऐसा करती है। एंड ड्यूरिंग द बूम कंपनी में लाइक टू से मोर क्रिएट रिजर्व फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन टू मीट्स वर्किंग कैपिटल। हाँ, मतलब ये देखो, मैंने जो पहले कहा था उसमें मैंने क्या कहा था कि बूम पीरियड में रेवेन्यू बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा। अब लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा तो दो एस्पेक्ट है, एक्चुअली आपने ज़्यादा लोगों को डिविडेंड देना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसे भी दिया कि कुछ कंपनी उल्टा भी सोचती है कि आपने बस लिक्विडिटी है ना तो उसको बचा के रखो फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पज एंड फॉर फ्यूचर एक्सपांशन। मतलब ये तो अजीब हो गया कि एक तो फ़ायदा भी उनको ज़्यादा हो रहा है, तो फ़ायदा होने के बाद भी दो ऑप्शंस है, अगर वो चाहते तो आपको डिविडेंड देंगे, नहीं तो फिर उसको रिटेन करेंगे। अभी पर इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, पीरियड ऑफ रिसेशन लिख सकते हैं अपन, बिजनेस साइकिल हो गया, बूम हो गया, डिप्रेशन लिखने का रहेगा। राइट ना, तो ये सभी चीज़ों पे होगा, ठीक है, लिख लो वहाँ पे। तो 8 फैक्टर हो गए, लास्ट के तो अपन एक साथ लिखेंगे। फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, नाउ मतलब क्या देखो, इन केस ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट बीइंग एंटर इनटू और बीइंग प्लान्ड लाइक मर्जर एंड अमलगमेशन विद अनदर कंपनी, liberal policy of dividend distribution is followed to make the share market more attractive. Yes, मतलब if you are in the process of corporate restructuring, है ना, मतलब आपका मर्जर होने वाला है। मर्जर मतलब क्या है, एंड अमलगमेशन पता है, अमलगमेशन मतलब दो के एक होना, तो शादी इज अमलगमेशन, है ना, अमलगमेशन मर्जर मतलब दो के एक होना, करेक्ट ना, तो शादी होना, दो दिल मिल रहे हैं, वो गाना है ना, बस वही है। तो अगर दो कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है, एंड इफ यू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर, सो देन यू हैव टू गिव मोर डिविडेंड। इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, गिव मोर डिविडेंड। एंड लास्ट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, करेक्ट ना। अभी इसका मतलब क्या है सर? अरे बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया तो अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर विल बी लेस। मैंने ऊपर डायग्राम बना के दिखाया था, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर विल बी लेस एंड कॉन्सिक्वेंटली डिविडेंड भी कम होगा। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी पर्टिकुलरली दोज अफेक्टिंग द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सेटिंग डिविडेंड डिसीजन। फॉर एग्जांपल देखो दिया है, हायर रेट ऑफ टैक्सेशन विल डेफिनेटली अफेक्ट द कंपनीज अर्निंग एंड कैरी इम्पैक्ट ऑन डिविडेंड डिसीजन। बिसाइड फिजिकल, इंडस्ट्रियल, लेबर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो लीगल फैक्टर भी आपको देखना है, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज भी देखना है, ठीक है। चलो, सो लास्ट दो फैक्टर लिख दो, फिनेंशियल अरेंजमेंट एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट में अगर मर्जर या अमलगमेशन हो रहा है, तो फिर आप क्या करो, डिविडेंड ज़्यादा दो टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। एंड लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, उसमें टैक्सेशन लॉ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर लॉ एंड अदर। ये मत लिखो, तो ये सभी चीज़ें भी आपको कंसिडर करना है बिफोर यू डिसाइड डिविडेंड कितना देना है, ठीक है। लिख लो आप ये सब। तो ऐसे अपन चार्ट्स बनाएंगे ना, बाद में आपको बस ये चार्ट्स पढ़ना है, पूरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड यही एग्जाम के एक दिन पहले आपको चार्ट्स यूज में आएंगे।
हो गया। चलो, नाउ टाइप्स ऑफ डिविडेंड। अच्छा, जब भी मैं बोलूंगा टाइप्स ऑफ डिविडेंड, डोंट से इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, करेक्ट ना। देखो क्या है टाइप्स ऑफ डिविडेंड, मतलब पहला है कैश डिविडेंड। कैश का मतलब है जो कैश फॉर्म में दिया जाता है, मतलब रोकड़ा नहीं, आपके अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कैश डिविडेंड। इफ द डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द शेयरहोल्डर, इट इज कॉल्ड एज कैश डिविडेंड। इट इज पेड पीरियडिकली आउट द बिजनेस, आउट ऑफ द चाहिए, आउट ऑफ द बिजनेस कंसर्न अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, है ना, मतलब अपना पैट। कैश डिविडेंड्स आर कॉमनली एंड पॉपुलरली फॉलोड बाय मेजॉरिटी बिजनेस कंसर्न, ठीक है, सिंपल है। स्टॉक डिविडेंड मतलब क्या है, मतलब बोनस इशू। तो जब भी कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा होते हैं तो दे एंड उनको एडिशनल शेयर्स चाहिए इशू करना है, तो दे विल गिव यू डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। स्टॉक डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी स्टॉक ड्यू टू रेजिंग ऑफ मोर फाइनेंस। अंडर दिस टाइप कैश इज रिटर्न बाय द बिजनेस कंसर्न। स्टॉक डिविडेंड में बी बोनस इशू, दिस इज ओनली गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर ऑफ द बिजनेस कंसर्न, ठीक है। तीसरा बॉन्ड डिविडेंड, अभी ये थोड़ा अलग है, करेक्ट ना। बॉन्ड मतलब कंपनी के पास अभी पैसा नहीं है आपको डिविडेंड देने के लिए, तो आपको वो एक गारंटी देते हैं कि इन फ्यूचर हम आपको डिविडेंड देंगे, तो बॉन्ड मतलब गारंटी, सिक्योरिटी। बॉन्ड डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज अ स्क्रिप डिविडेंड। इफ द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे कैश डिविडेंड, द कंपनी प्रॉमिस टू पे शेयरहोल्डर एट अ फ्यूचर स्पेसिफिक डेट विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड और नोट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये दो ओनली एकेडमिक है, इंडस्ट्री में पहले दो ही चलते हैं, तो आपको दो ही अच्छे से लर्न करना है जो आपको पता है। थर्ड एंड फोर्थ इट्स ओके ऑन एकेडमिक लेवल। प्रॉपर्टी डिविडेंड, एन अल्टरनेटिव टू कैश और स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड कैन बी इंक्लूड शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी और फिजिकल एसेट्स सच एज इन्वेंट्री दैट कंपनी होल्ड्स। हाँ, मतलब इसमें कंपनी आपको सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स देगी या उनके पास जो एसेट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अमंग शेयर होल्डर, बट उसको इनकम टैक्स में डीम डिविडेंड बोलते हैं। ये मैंने इनकम टैक्स में पढ़ा है कि अगर कंपनी सेक्शन 222 क्लॉज ए कि अगर अब कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है बट वो एट ए टाइम ऑफ लिक्विडेशन है तो उसको डीम डिविडेंड माना जाता है। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो ऐसा करते हैं कि आपको किसी दूसरे के शेयर्स दिए जाएंगे या हमारे कुछ एसेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। द डिविडेंड इज रिकॉर्डेड द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट प्रोवाइडेड। हाँ, तो उस एसेट का जो मार्केट वैल्यू है ना वो डिविडेंड का अमाउंट माना जाएगा। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, दिस इज नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया। चलो, आई थिंक ये काफ़ी आसान था, लिखो यहाँ पे फटाफट। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, कैश डिविडेंड, इन्होंने नाम क्या था दूसरे को, स्टॉक डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड का मतलब है आपको कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आपको फ्यूचर डेट पे देंगे। एंड प्रॉपर्टी डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ एसेट और शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। एंड इसमें और एक पॉइंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिविडेंड
विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, है ना, क्योंकि लास्ट में अपन डिविडेंड काइंड में दे रहे हैं, एसेट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो जिस दिन अपन ने वो एसेट दिया उस दिन का जो उसका मार्केट वैल्यू होगा, है ना, वो वैल्यू ऑफ डिविडेंड माना जाएगा। चलो, तो ये छोटा सा डायग्राम था, फटाफट बना लो। टाइप्स ऑफ डिविडेंड में कैश डिविडेंड, है ना, कैश में क्या जो कैश के फॉर्म में दिया जाता है, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही हो। बोनस इशू, अच्छा बोनस किस में से इशू करते हैं? आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे नहीं, ये अकाउंट्स में है ये बोनस इशू, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, शायद आपने पढ़ा रहेगा, आई डोंट नो। तो रिजर्व्स कम होते हैं और इक्विटी शेयर्स कैपिटल बढ़ता है, तो बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ, अच्छा हिम्मत लिखो इसमें, फिर शेयर प्रीमियम वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जाने दो। बस आप ध्यान में रखना, इट इज इशूड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, एंड उसमें शेयर प्रीमियम वगैरह भी यूज़ होता है। अगर आपने अकाउंटिंग किया है उसका, मतलब अगर आपने सिलेबस में पढ़ा है तो ये आपको पता रहेगा, है ना। मेरे को पता नहीं वो सिलेबस में आपके है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट रहेगा 9-10% रहेगा ही। हो गया, चलो ग्रेट। तो ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, है ना, क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, करेक्ट ना। तो आप यहाँ पे अपन ने थ्योरी पूरा कंप्लीट किया है, इसके बाद मैं आपको 3 मॉडल पढ़ाऊंगा एंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इतना ही, बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो अगले 1-2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो ब्रेक ले लो एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।